वो टॉपिक अपने पास में प्रकाश। सबसे पहले प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। तो आप लिख लो जल्दी से, मैं बताता जा रहा हूँ। लिखिए, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो लिख लीजिए आप पॉइंट, प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। सबसे पहला पॉइंट, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कौन सी तरंगों में चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो लिखो बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। कौन सी तरंगों के रूप में चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। बिल्कुल, लिखो आगे। इसकी तरंग दैर्ध्य का मान लिखो। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मान, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। इसकी तरंग दैर्ध्य का मान कितना होता है? इसकी तरंग दैर्ध्य का मान 3900 एंगस्ट्रॉम से 3800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। चलिए, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, पहला पॉइंट। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, तीसरा पॉइंट। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मान 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। अब देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में है। तो मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा? मैंने बोला कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, तो लेकिन अगर अपन इसके गुणों की व्याख्या करते हैं तो इसके लिए अपन को सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें आता है एक प्रकाश का अपवर्तन, जो अपन आगे क्लास में पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन, अपन पढ़ेंगे परावर्तन, अपन पढ़ेंगे व्यतिकरण, और अपन पढ़ेंगे ध्रुवण, अपन पढ़ेंगे विवर्तन। ये सारे के सारे अपन अध्ययन करेंगे किसमें? इसी टॉपिक में अध्ययन करेंगे। ये सारे के सारे, यानी प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, लेकिन इनके गुणों के रूप में चलता है। लेकिन अगर वास्तव में प्रकाश को समझना है तो हमें प्रकाश का अपवर्तन समझना पड़ेगा, परावर्तन समझना पड़ेगा, व्यतिकरण, ध्रुवण और विवर्तन समझना पड़ेगा। आपको पता है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ होती है? बिल्कुल सबको पता होगा ना कि ध्वनि जो तरंगे होती है उनकी प्रकृति क्या होती थी? उनकी प्रकृति अनुदैर्ध्य होती थी। लेकिन अगर आपसे पूछ ले प्रकाश तरंगों की, तो प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। कौन सी होती है? अनुप्रस्थ, क्योंकि ये लंबवत चलता है। तो आप लिख लो, आपको पता नहीं तो लिख लीजिए। प्रकाश तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश तरंगों की प्रकृति कौन सी होती है? अनुप्रस्थ होती है। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो, प्रकाश का ऐसा गुण जिसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाया था। यानी प्रकाश के ऐसे गुण जिसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत से हम नहीं कर सकते, उसमें पढ़ेंगे अपन प्रकाश का प्रभाव, प्रकाश का क्वांटम प्रभाव, प्रकाश की व्याख्या जो तरंगों के सिद्धांत पर नहीं की जाती है। प्रकाश की व्याख्या जो तरंगों के सिद्धांत पर नहीं की जाती है, एक तो था प्रकाश का क्वांटम प्रभाव जिसे प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं, और एक था प्रकाश का प्रभाव जिसे प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। यानी प्रकाश का विद्युत प्रभाव जिसकी व्याख्या तरंगों के सिद्धांत पर नहीं की जा सकती है, और प्रकाश का क्वांटम प्रभाव है जिसकी व्याख्या तरंगों पर नहीं की जा सकती है। प्रकाश का ऐसा प्रभाव जिसकी व्याख्या तरंगों पर आधारित है, कौन सा है? अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण और विवर्तन। क्लियर हो गया? चलो अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट लिखिएगा, प्रकाश की खोज। यानी सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक थे जिसने प्रकाश का वेग खोजा था? बताओ जल्दी से।
प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया था। अच्छा बच्चों बताओ, प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लिख लो, निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल। एक प्रश्न आता होगा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो इसका जवाब करना पड़ेगा 499 सेकेंड। देखिए ऑप्शन में अगर 499 सेकेंड नहीं दे रखा, लगभग 500 सेकेंड मान सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं दे रखा तो हमें राइट करना पड़ेगा बच्चों 8 मिनट और 19 सेकेंड। 8 मिनट और 19 सेकेंड। देखिए 6 × 8 = 48, 480 और अगर आप 19 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 499। तो 8 मिनट और 19 सेकेंड के अंदर हमारा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 19 सेकेंड का समय लेता है, जिसे अपन 499 सेकेंड से भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा आपसे पूछ ले कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो कितना समय लेगा? चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो याद रखना, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.28 सेकेंड का समय लेता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.28 सेकेंड का समय लेता है। 1.28 सेकेंड लेता है। अब देखिए दोस्तों, प्रकाश को अपन कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? प्रकाश को मुख्य रूप से अपन 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें से पहला आता है प्रदीप्त प्रकाश, यानी प्रदीप्त वस्तु। दूसरा आता है अप्रदीप्त वस्तु। तीसरा आता है पारदर्शक वस्तु और चौथा आता है अपारदर्शक वस्तु। अपारदर्शक वस्तु। तो आप लिख लीजिएगा, प्रकाश को मुख्य रूप से अपन 4 भागों में अध्ययन करेंगे। उसमें आता है पहला प्रदीप्त वस्तु, यानी प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर इसको 4 भागों में अपन बांट सकते हैं। प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, पारदर्शक वस्तु और अपारदर्शक वस्तु। बिल्कुल लिख लिया सभी ने। प्रकाश को व्यवहार के आधार पर अपन कितने भागों में बांट सकते हैं? प्रकाश को व्यवहार के आधार पर अपन 4 भागों में बांटेंगे। प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, पारदर्शक वस्तु और अपारदर्शक वस्तु। लिख लिया सबने? चलिए लिखो, पॉइंट लिखो। प्रदीप्त वस्तु, पहला पॉइंट लिखो प्रदीप्त वस्तु। पहला पॉइंट आता है प्रदीप्त वस्तु। देखो प्रदीप्त का मतलब क्या होता है, यहां मैं संधि विच्छेद करूंगा। थोड़ा ये देखिए, जरूर नहीं कि संधि विच्छेद इसका सही होगा, लेकिन आपको याद करने का तरीका बताओ। प्रदीप्त वस्तु यानी मैंने लिखा प्र और यहां लिखा मैंने दीप्त। अब सुनना, प्र का मतलब मैंने लिखा आपके सामने प्रकाश और दी का मतलब मैंने आपके सामने लिखा दीपक। दीपक का मतलब जिसे अपन बोलते हैं हिंदी में दिया जलाना। इसका मतलब प्रकाश में जो चमकती हुई प्रतीत होती है, प्रकाश में जो चमकती हुई प्रतीत होती है उसे अपन बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु। यानी ऐसी वस्तु जिनका अपना खुद का प्रकाश होता है उन्हें अपन कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। तो लिख लीजिएगा, ऐसी वस्तु जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है,
अपना स्वयं का प्रकाश होता है। ऐसी वस्तु जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें हम प्रादीप्त वस्तु कहते हैं। उन्हें हम प्रादीप्त वस्तु कहते हैं। ऐसी वस्तु जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें हम प्रादीप्त वस्तु कहते हैं। बिल्कुल, इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। लुमिनियस, देखिए अंग्रेजी में इसको लुमिनियस बोलते हैं। तो ऐसी वस्तु जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, जैसे आपको पता होगा सूर्य, आपको पता होगा ना सूर्य का खुद का प्रकाश होता है, या आप खुद देख कर आते हैं सूर्य खुद का प्रकाश होता है ना, तो सूर्य। इसी प्रकार और क्या कौन होता है? चंद्रमा। देखो चंद्रमा भी प्रकाश करती है ना, तो सूर्य, चंद्रमा, और क्या होगा? बल्ब, और क्या हो जाएगा? बल्ब। तो सूर्य, चंद्रमा और बल्ब ये प्रदीप्त वस्तु में आती है। सूर्य, चंद्रमा और बल्ब ये किस में आती है? प्रदीप्त वस्तु में आती है। किस में आती है? प्रदीप्त वस्तु में आती है। आगे लिखो अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, अगला पॉइंट है अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु। अच्छा, अप्रदीप्त वस्तु क्या होती है? ऐसी वस्तु जिनमें अपने खुद का प्रकाश नहीं होता है, जिनमें अपने खुद का प्रकाश नहीं होता है, जिनमें अपने खुद का प्रकाश नहीं होता है, यानी अपने स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। लिखो सभी, ऐसी वस्तुएं जिनमें अपने स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। नॉन लुमिनियस बॉडीज, यानी ऐसी वस्तु जिनमें अपने स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। लेकिन उन पर अगर प्रकाश डाला जाता है तो वह हमें दिखाई देती है। तो लिख लीजिए, लेकिन उन पर प्रकाश डालने से, लेकिन उन पर प्रकाश डालने से वे चमकती है। लेकिन उनमें प्रकाश डालने पर वे चमकती हैं या प्रकाशित होती हैं। चमकती हैं या प्रकाशित होती हैं, या प्रकाशित होती हैं। अब देखिए मैं एग्जाम्पल बताऊं। इसका एग्जाम्पल है मेज, इसका एग्जाम्पल है कुर्सी। आपने देखा होगा मेज को हम जब रात को देखते हैं तो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर आप टॉर्च से उस पर रोशनी करेंगे तो वह चमकती हुई प्रतीत होती है या नहीं होती है? तो मेज और कुर्सी किस में आती हैं? अप्रदीप्त वस्तु। अब देखिए मैं आपको यहाँ से लेकर जाता हूँ वापस प्रदीप्त वस्तु। अभी अपन ने पढ़ा था प्रदीप्त वस्तु, उसमें मैंने एग्जाम्पल लिखा था सूर्य, चंद्रमा और बल्ब लिखा था ना बच्चों। इधर देखो बच्चों, एक बार देखना, आप वापस समझा रहा हूँ। सूर्य, चंद्रमा और बल्ब। इधर देखो, सूर्य में अपने खुद का प्रकाश होता है और बल्ब के अंदर भी अपना खुद का प्रकाश होता है। लेकिन आप मुझे बताइए, चंद्रमा में खुद का प्रकाश होता है क्या? चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा किससे चमकता हुआ प्रतीत होता है? सूर्य से चमकता है। चंद्रमा किससे चमकता हुआ प्रतीत होता है? सूर्य से चमकता है। तो इसका मतलब आप चंद्रमा को कहां पर रखेंगे? अप्रदीप्त वस्तु में। कहां रखेंगे? अप्रदीप्त वस्तु में। तो आप चंद्रमा को अप्रदीप्त वस्तु भी कह सकते हैं। ये नोट कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है, कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। क्योंकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है तो अपन चंद्रमा को यहाँ अप्रदीप्त वस्तु मान सकते हैं। हम चंद्रमा को यहाँ पर क्या मानेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। बिल्कुल। अगला आ रहा हमारे पास में पारदर्शक वस्तु। अगला आ रहा बच्चों पारदर्शक वस्तु। पारदर्शक वस्तु।
ट्रांसपेरेंट जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसपेरेंट बॉडीज यानी पारदर्शक वस्तु। पारदर्शक का मतलब क्या होता है? पारदर्शक का मतलब पार कर जाना। पारदर्शक का मतलब क्या होगा? पार कर जाना। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आसानी से पार हो जाता है तो उसे अपन बोलते हैं पारदर्शक। तो लिख लीजिए, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आसानी से चला जाता है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आसानी से चला जाता है तो उसे क्या बोलते हैं अपन? पारदर्शक माध्यम कहते हैं। अच्छा, कोई एग्जांपल बता सकते हैं इसका? बताओ एग्जांपल। कांच को देखा होगा आपने, एक होता कांच जिसमें अपन अपना चेहरा देखते हैं, उसमें से प्रकाश आरम पार नहीं होगा। लेकिन एक कांच वो होता है जो ट्रांसपेरेंट कांच होता है, जो आपको देखा होगा मॉल के अंदर लगे होते हैं, ऑफिस के अंदर लगे होते हैं, ताकि हम इसको देख सकते हैं। तो वो होता पारदर्शक, उसमें से प्रकाश आसानी से गुजरता ना। तो जल में से भी आपने देखा होगा प्रकाश आसानी से गुजर जाता ना। तो लिखेगा पारदर्शक वस्तु, उसका एग्जाम्पल है कांच और जल। वे वस्तु जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से निकल जाती हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? पारदर्शक वस्तु कहते हैं। उसमें कौन आता है? कांच और जल। बिल्कुल। अगला पॉइंट लिखो, अपारदर्शक वस्तु। अगला पॉइंट आ रहा बच्चों, अपारदर्शक वस्तु। देखो, अपारदर्शक वस्तु क्या होगी? नॉन ट्रांसपेरेंट बॉडीज। देखिए, अपारदर्शक का मतलब जिनमें से प्रकाश आसानी से नहीं निकल पाता। तो लिख लीजिए, ऐसी वस्तु जिनमें से प्रकाश नहीं निकल पाता है, ऐसी वस्तु जिनमें से प्रकाश नहीं निकल पाता है उन्हें हम अपारदर्शक वस्तु कहते हैं। ऐसी वस्तु जिनमें से प्रकाश नहीं निकल पाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अपारदर्शक वस्तु कहते हैं। आपने देखा होगा एक कागज होता है जो जिस पर तेल का, यानी कागज जो तेल का होता है उसमें से प्रकाश आसानी से नहीं गुजरता है। कागज जो तेल का होता है उसमें से प्रकाश आसानी से नहीं गुजरता है, तो वो क्या कहलाता है? अपारदर्शक कहलाता है। क्या कहलाता है? अपारदर्शक। तो लिख लीजिएगा, तेल से भीगा हुआ कागज अपारदर्शक वस्तु में आता है। तेल से भीगा हुआ कागज किस में आता है? अपारदर्शक वस्तु में आता है। किस में आता है? अपारदर्शक वस्तु में आता है। क्लियर हो गया? चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आज हमने जो टॉपिक कंसिडर किए हैं उसमें अपन जनरली प्रकाश के बारे में पढ़ा है। कल हम आपके सामने जो टॉपिक लेकर आएंगे उसमें प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, उसको पढ़ेंगे आगे।